नमस्कार, श्रीदेवी क्लासेज यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारी प्लेलिस्ट इलेक्ट्रिकल टेक्निकल हेल्पर या लाइनमैन की इस सीरीज में आज इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में परीक्षा उपयोगी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की इस लर्निंग वीडियो में जानते हैं। इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट में डिफ्लेक्टिंग कंट्रोल और डैम्पिंग टॉर्क के बारे में किस तरह के सवाल बनाए जाते हैं और सभी तरह के मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, चाहे वो मूविंग कॉइल टाइप हो, मूविंग आयरन टाइप हो या डायनोमोमीटर और इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर हो, इनकी वर्किंग, कंस्ट्रक्शन और एप्लीकेशन के प्रश्न परीक्षाओं में किस रूप के साथ आते हैं। हम ये तो दावा नहीं करते कि यही परीक्षाओं में प्रश्न दोहराए जाएंगे, लेकिन अगर इसी से मिलते जुलते प्रश्न अगर परीक्षाओं में आएंगे तो आपको निश्चित रूप से उन परीक्षाओं में भारी सफलता मिलेगी। आपको अगर ये लर्निंग वर्क पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करने के अलावा चैनल को सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन जरूर से प्रेस करें। शुरू करते हैं मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। हमारा पहला प्रश्न है, इन चार विकल्प एमीटर, वोल्टमीटर, ऊर्जा मापी और स्पर्शजा धारा मापी में निरपेक्ष प्रकार का उपकरण कौन सा है? तो हमारी मापन की दुनिया में दो तरह के मापक यंत्र होते हैं। एक को हम एब्सोल्यूट निरपेक्ष प्रकार के उपकरण कहते हैं और दूसरे सापेक्ष, द्वितीयक या सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट कहलाते हैं। सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट जैसे एमीटर, वोल्टमीटर या ऊर्जा मापी ऐसे मापन यंत्र हैं जिनके पैमाने पहले से मापे जाने वाली राशि के रूप में अंशांकित कैलिब्रेट होते हैं। एमीटर का पैमाना सीधे धारा को एम्पियर में या वोल्टमीटर वोल्ट में या ऊर्जा मापी अपने गणक में ऊर्जा की खपत को जोड़कर सीधे इंकित करती हैं और इन्हें पहले से अंशांकित करके हम इस्तेमाल करते हैं। ऐसे इंस्ट्रूमेंट एक मानक उपकरण या एक मानक राशि के सापेक्ष अंशांकन के बाद कार्य उपयोग में लिए जाते हैं और उपयोग में सुविधाजनक सीधे चाहे गए पाठ्यांक को पढ़ने वाले होते हैं। वहीं जो निरपेक्ष प्रकार के उपकरण है, जिसका एक उदाहरण टेंजेंट गैल्वेनोमीटर स्पर्शजा धारा मापी है, उसके पैमाने पे हमें निरपेक्ष एब्सोल्यूट डिग्री में विक्षेप प्राप्त होगा और जो इस यंत्र के नियतांक है, इस कुंडली में फेरों की संख्या, कुंडली की त्रिज्या और यहाँ पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक, इनके इस्तेमाल से गणितीय गणनाओं के बाद विक्षेप के द्वारा धारा का मान पता लगता है। इस प्रकार के उपकरणों को किसी भी दूसरे उपकरण से अंशांकन की जरूरत नहीं है और इस तरह के एब्सोल्यूट निरपेक्ष उपकरण मानक प्रयोगशालाओं में दूसरे जो द्वितीयक प्रकार के उपकरण होते हैं उनके अंशांकन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो यहाँ निरपेक्ष उपकरण टेंजेंट गैल्वेनोमीटर है। दूसरा प्रश्न है, जो संकेतक प्रकार के मापन उपकरण होते हैं जिनके घूर्णन तंत्र में एक संकेतक जुड़ा हुआ होता है और उस संकेतक की पहले से अंशांकित पैमाने पर जो स्थान है उससे हमें विद्युत राशि की जानकारी प्राप्त होती है। ऐसे यंत्रों में इस संकेतक पॉइंटर को इसकी शून्य स्थिति से स्थानांतरित करने के लिए किस बलागुण की आवश्यकता है? तो अलग अलग मापन यंत्रों में मूविंग कॉइल, मूविंग आयरन, डायनमोमीटर प्रकार में अलग अलग क्रियाविधि से एक विक्षेपण बलागुण बनता है और ये जो विचलन का डिफ्लेक्टिंग टॉर्क मैकेनिज्म है, जैसे एक चल कुंडली प्रकार के यंत्र में स्थायी चुंबकों के बीच में जो घूर्णनशील कुंडली धारा वहन करती है, तो धारावाही चालकों पे जो बल अनुभव होते हैं वो एक बलागुण बनाकर इस घूर्णन तंत्र को विद्युत राशि के अनुसार विक्षेप देते हैं और ये संकेतक शून्य स्थिति से विक्षेपित होकर कोई दूसरी स्थिति को प्राप्त करता है। तो संकेतक को शून्य स्थिति से स्थानांतरित करने के लिए हमें डिफ्लेक्टिंग विचलन बलागुण की आवश्यकता होगी। एक संकेतक उपकरण में जो दूसरे बलागुण है, नियंत्रण का, कंट्रोलिंग टॉर्क या डैम्पिंग मंदन का, चाहे हवा में घर्षण से हो या भंवर धारा से हो, मंदन के बलागुण, उनके क्या रूप हैं उन्हें भी जान लेते हैं। इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स में पहले से अंशांकित पैमाने पर संकेतक की स्थिति के द्वारा विद्युत राशि के मापन के लिए एक नियंत्रण बलागुण का इस्तेमाल किया जाता है और अधिकांश उपकरणों में एक फास्फोर ब्रोंज की स्पाइरल स्प्रिंग के एक सिरे को स्थायी फ्रेम के साथ और दूसरे सिरे को घूर्णन तंत्र के साथ जोड़कर इस तरह से इस्तेमाल किया जाता है कि अगर कोई विक्षेपण बलागुण नहीं हो तो ये जो सुई है हमारी संकेतक की वो शून्य स्थिति पर रहेगी और अगर विक्षेपण बलागुण कार्यरत होता है और स्प्रिंग में विरूपण होता है तो स्प्रिंग विक्षेपण बलागुण के विपरीत एक नियंत्रण का बलागुण बनाती है और किसी एक विक्षेप स्थिति पे जब दोनों बलागुण, विक्षेपण का बलागुण और नियंत्रण का बलागुण बराबर और विपरीत हो जाते हैं तो डैम्पिंग से रुकने के बाद पैमाने पर संकेतक की स्थिति विद्युत राशि का मापन देती है। तो नियंत्रण बलागुण विक्षेपण बलागुण के विरुद्ध साम्य स्थिति बनाकर विद्युत राशि के मापन में सहयोग करता है और अगर विद्युत राशि यंत्र में प्रवाहित नहीं हो रही है तो संकेतक शून्य स्थिति पर भी नियंत्रण बलागुण द्वारा लाया जाता है। सभी इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट में घूर्णन तंत्र के जड़त्व आघूर्ण, मोमेंट ऑफ इनर्शिया में गति के दौरान वेग से जो गतिज ऊर्जा संचित हो जाती है वो अंतिम साम्य स्थिति के इर्द गिर्द काफी देर
तक दोलन कर सकती है। इससे साम्य स्थिति पर पाठ्यांक लेने में देरी और गलती हो सकती है। अतः इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट के साथ एक अतिरिक्त घर्षण, जैसे हम डैम्पिंग मंदन कहते हैं, वो उत्पन्न करते हैं, जो मूविंग आयरन और इलेक्ट्रोडायनमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट में हवा में घर्षण से उत्पन्न किया जाता है। वहीं चल कुंडली प्रकार के उपकरणों में हम कुंडली के धात्विक फ्रेम में भंवर धाराओं से ये मंदन का कार्य करते हैं। तो ये जो डैम्पिंग टॉर्क है, चाहे वो मूविंग कॉइल में एडी करंट से आया है या मूविंग आयरन और डायनमोमीटर में हवा में घर्षण से आया है, ये हमारी अंतिम साम्य स्थिति को बिना दोलन के जल्दी से प्राप्त करवा देता है। अगला तीसरा प्रश्न है, जो एल्निको स्टील के स्थायी चुंबक के बने हुए चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चलायमान कुंडली वाले चल कुंडली मीटर, जब हम धारा नापने के लिए एमीटर या विभव नापने के लिए वोल्टमीटर के रूप में इस्तेमाल करते हैं, तो इनके जो पैमाने हैं उनका समरूप होने का क्या कारण है। तो ऐसे चल कुंडली यंत्रों में स्थायी चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र में जब धारावाही कुंडली रखी जाती है तो बलों से एक विक्षेपण बल आघूर्ण बनता है और यह विक्षेपण बल आघूर्ण कुंडली में प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। और नियंत्रण के लिए जब हम फॉस्फोर ब्रॉन्ज की सर्पिलाकार स्प्रिंग का इस्तेमाल करते हैं तो एक पतली और बहुत लंबी स्प्रिंग में जो नियंत्रण का बल आघूर्ण है वो विक्षेप की मात्रा के समानुपाती होता है। और साम्य स्थिति में जब विक्षेपण बल आघूर्ण और नियंत्रण बल आघूर्ण परस्पर बराबर और विपरीत होते हैं तो विक्षेप की मात्रा कुंडली में जाने वाली धारा के समानुपाती हो जाती है। और समानुपाती संबंध मापे जाने वाली धारा और विक्षेप की मात्रा में होने के कारण पैमाना समरूप हो जाता है। तो इस प्रकार के चल कुंडली यंत्रों में जब नियंत्रण के लिए हम स्प्रिंग नियंत्रण प्रणाली इस्तेमाल कर रहे हैं तो पैमाने के समरूप होने का मुख्य कारण विचलन बल आघूर्ण का, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का धारा के समानुपाती होना है। वहीं अगर ये मापन यंत्र मूविंग आयरन प्रकार का होता तो यहाँ विक्षेपण बल आघूर्ण कुंडली में बहने वाली धारा के वर्ग के समानुपाती होता। और जब हम स्प्रिंग का नियंत्रण इस्तेमाल करते तो साम्य स्थिति का विक्षेप धारा के वर्ग के समानुपाती होता और ऐसी स्थिति में स्केल जो मापन के लिए हमें प्राप्त होता वो असमरूप प्रकार का हो जाता। तो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट में पैमाने के असमरूप होने का कारण विचलन बल आघूर्ण का धारा के वर्ग के समानुपाती होना है। और चल कुंडली प्रकार के मापक यंत्रों में पैमाने का समरूप होने का मुख्य कारण विचलन बल आघूर्ण का धारा के समानुपाती होना है। तो यहाँ ए विकल्प सही विकल्प हो गया है। आज का चौथा प्रश्न है, जो संकेतक प्रकार के मापक उपकरण है, इंडिकेटिंग टाइप मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, उनमें नियंत्रण प्रणाली के लिए जो स्प्रिंग इस्तेमाल करते हैं उस स्प्रिंग का पदार्थ कौन सा होता है। तो अधिकांश उपकरणों में नियंत्रण प्रणाली के लिए हम फॉस्फोर ब्रॉन्ज की एक स्पाइरल स्प्रिंग का इस्तेमाल करते हैं, जो कम मोटाई, काफी पतली और बहुत अधिक लंबाई की बनाई जाती है। फॉस्फोर ब्रॉन्ज का चयन इसलिए किया जाता है नियंत्रण स्प्रिंग के लिए क्योंकि ये एक बेहतरीन प्रत्यास्थ पदार्थ है, जिसे विकृत करने पर यह पुरानी अवस्था प्राप्त करने का प्रत्यानयन बल आघूर्ण बेहतरीन बनाता है। ये एक अचुंबकीय पदार्थ है, कार्यकारी स्थितियों में ये विक्षेपण बल आघूर्ण को प्रभावित नहीं करेगा। और अगर हमारा घूर्णन तंत्र धारावाही कुंडली के रूप में हो तो हम स्पाइरल स्प्रिंग जो फॉस्फोर ब्रॉन्ज की इस्तेमाल कर रहे हैं वो एक चालक पदार्थ है। तो इसकी स्पाइरल आकृति से हम एक लचीला संपर्क भी चल कुंडली को स्थिर हिस्सों से प्रदान कर सकते हैं और इसका प्रतिरोध ताप के साथ कम बदलेगा, तो हमें ताप से होने वाली त्रुटियों से भी बचाव मिलेगा। तो नियंत्रण स्प्रिंग बनाने के लिए फॉस्फोर ब्रॉन्ज का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है क्योंकि ये एक अचुंबकीय पदार्थ है, चालक है और इसकी प्रत्यास्थता बहुत बेहतरीन है। जब हम नियंत्रण के लिए गुरुत्व नियंत्रण के बजाय स्प्रिंग नियंत्रण का इस्तेमाल करते हैं तो एक तो हमारा पैमाना ज्यादा विस्तार का हो जाता है और दूसरी बात, यंत्र को इस्तेमाल करते हुए हमें विशेष ऊर्ध्वाधर स्थितियों का प्रयोग करने की जरूरत नहीं रहती जैसा कि गुरुत्व नियंत्रण में होता है। अब ऐसे स्प्रिंग नियंत्रण वाले उपकरणों को हम कैसी भी स्थिति में इस्तेमाल कर सकते हैं। व्यवहार में 1 ओम से लेकर 1 लाख ओम तक के बीच के प्रतिरोध मध्यम प्रतिरोध कहलाते हैं और इन्हें एक शून्य विक्षेप विधि पर आधारित व्हीटस्टोन सेतु परिपथ, व्हीटस्टोन ब्रिज परिपथों से नापना बेहतर होता है। वहीं 1 ओम से छोटे प्रतिरोधों को लो रेजिस्टेंस कहते हैं और इन्हें हम एक शून्य विक्षेप विधि पर आधारित केल्विन डबल ब्रिज से मापन करते हैं। और जो 10 लाख से भी अधिक मान के प्रतिरोध होते हैं उन्हें बड़े प्रतिरोध कहते हैं और उन्हें नापने के लिए हम मेगा ओम ब्रिज का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन सभी सेतु परिपथ से प्रतिरोध मापन हालांकि अधिक सुगराई और शुद्धता के साथ यथार्थता से किया जा सकता है, लेकिन इन सेतुओं परिपथों का इस्तेमाल थोड़ा जटिल और अधिक समय लेता है। इसलिए व्यवहार में सुविधाजनक तेजी से मापन करने के लिए हम विशेष प्रकार के ओम मीटर का इस्तेमाल करते हैं और 2 तरह के ओम मीटर प्रयोगशालाओं में इस्तेमाल
इस्तेमाल होते हैं जो श्रेणी प्रकार के ओम मीटर हैं, जो अक्सर प्रयोगशालाओं में मध्यम दर्जे के जो प्रतिरोध होते हैं 1 ओम से लेके 100 किलो ओम के बीच में, उनके मापन के लिए प्रयोग किए जाते हैं। वहीं जो कम मान के प्रतिरोध होते हैं उनके मापन के लिए हम इस शंट प्रकार का ओम मीटर का इस्तेमाल करते हैं। अगर एक शंट टाइप ओम मीटर में मापे जाने वाला प्रतिरोध का मान 0 हो तो परिपथ की सारी धारा 0 परिपथ के शॉर्ट सर्किट पाथ से जाएगी। मापन प्रणाली में धारा प्रवाह नहीं होने से विक्षेप नहीं आएगा, तो इसका 0 प्रतिरोध मापन संकेतक की 0 स्थिति के साथ है। और अगर हम मापे जाने वाले प्रतिरोध को खुला परिपथ स्थिति में अनंत मान का कर देंगे तो परिपथ की संपूर्ण धारा पूर्ण पैमाने का विक्षेप बनाती हुई अनंत प्रतिरोध को इंगित करेगी। और मध्यम स्केल पर मापे जाने वाले प्रतिरोध का मान इस धारा नियंत्रक प्रतिरोध और मीटर के प्रतिरोध का समांतर तुल्य प्रतिरोध जैसा कोई मान होगा जो छोटे मान का होगा। तो 0 से लेके छोटे मान के बीच में काफी लंबा चौड़ा स्केल हमें छोटे प्रतिरोध के मापन के लिए अवेलेबल हो जाएगा। तो अगर हमें कम ओम मान के प्रतिरोधों का मापन करना है तो हम यहाँ सी विकल्प इस तरह के शंट प्रकार के ओम मीटर का इस्तेमाल करेंगे। इस प्रकार के प्रेरण प्रकार के ऊर्जा मापी में यदि ऊर्जा मीटर में ये जो एल्युमिनियम की घूर्णनशील शक्ति है ये किसी बिना भार की स्थिति में भी हमने एनर्जी मीटर के साथ जो भार जुड़ा हुआ है उस भार को 0 किया हुआ है, भार परिपथ में कोई धारा प्रवाह नहीं हो रही है, तब भी अगर ये लगातार घूमती है तो इस तरह के ऊर्जा मापी की त्रुटि को क्या कहते हैं? तो एक ऊर्जा मापी में बगैर भार के भी शक्ति का धीमे धीमे रेंगते हुए चलना क्रीपिंग एरर, रेंगने की त्रुटि कहलाती है। और इस त्रुटि का मुख्य कारण यंत्र में घर्षण के कारण मापन में कमियां ना आए, इसको समायोजित करने के लिए हम शंट मैग्नेट के किनारों पे लेक्सेट बैंड्स को एडजस्ट करते हैं और इनके द्वारा जो फ्लक्स है वो अगर अतिरिक्त मात्रा में बनने लगता है तो हमारे इस यंत्र की चकती में घर्षण से ज्यादा विक्षेपण बल आघूर्ण बिना सीरीज मैग्नेट के एक्साइटेशन से ही बनने लगता है। और इस ओवर कंपनसेशन से जो फ्रिक्शन की त्रुटि को हटाने के लिए हमने किया है यंत्र में क्रिपिंग की, रेंगने की त्रुटि आ जाती है। ऊर्जा मापी में क्रिपिंग एरर को दूर करने के लिए चकती में व्यास में अभिमुख आमने सामने 2 छेद बना दिए जाते हैं और आधा चक्र चलने के बाद जैसे ही ये छेद ब्रेक मैग्नेट के बीच में आते हैं तो छेद के चारों तरफ भंवर धाराओं का जो केंद्रीकरण है वो ब्रेक मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड में एक तरह का बंधन बलागुण बना लेता है। और ऐसी स्थिति में अगर चकती में लेक्सेट एडजस्टमेंट का रोटेटिंग टॉर्क जो फ्रिक्शन को ओवर कंपनसेशन के लिए लगाया था वो अगर कमजोर पड़ जाता है तो चकती का रेंगना बंद हो जाता है। अतः जब एनर्जी मीटर में फ्रिक्शन को कंपनसेट करने के लिए लेक्सेट लूप में एडजस्टमेंट किए जाते हैं तो क्रिपिंग एरर आ जाती है। और क्रिपिंग एरर को दूर करने के लिए चकती में व्यास में अभिमुख आमने सामने 2 होल बनाए हुए होते हैं। जरा दूसरी त्रुटियों के बारे में भी एक हल्की जानकारी कर लेते हैं। जो गति की त्रुटि है वो अलग अलग भार पे चुंबकीय क्षेत्र में नॉन लीनियरिटी और घर्षण के कारण मापन में होने वाली त्रुटियां हैं और इन्हें समायोजित करने के लिए ब्रेक मैग्नेट की स्थिति को पूर्ण भार और अर्धभार और 10% भार पर जांच के साथ एडजस्ट किया जाता है। एक ऊर्जा मापी में फेज एरर, कला त्रुटि, यूनिटी और 0.5 लैगिंग पावर फैक्टर पे अलग अलग पाठ्यांक पढ़ना है। और इसका मुख्य कारण शंट मैग्नेट के फ्लक्स का वोल्टेज एक्साइटेशन से एग्जैक्ट 90 डिग्री पीछे नहीं होना होता है और इसे एग्जैक्ट 90 डिग्री पीछे करने के लिए शेडिंग बैंड की स्थिति को समायोजित किया जाता है। यंत्र में फ्रिक्शन एरर को कंपनसेट करने के लिए लेक्सेट को एडजस्ट किया जाता है। तो हम दोहरा सकते हैं, क्रीप एरर को एडजस्ट करने के लिए 2 व्यास में अभिमुख छेद बनाए जाते हैं। फ्रिक्शन एरर को कंपनसेट करने के लिए लेक्सेट की स्थितियों को समायोजित किया जाता है। फेज एरर के लिए शेडिंग बैंड की स्थिति को एडजस्ट किया जाता है और गति की त्रुटियों के लिए ब्रेक मैग्नेट की स्थिति ठीक की जाती है। एक शंट प्रकार के ओम मीटर में मापे जाने वाला अज्ञात प्रतिरोध मापन प्रणाली के मीटर के समांतर में जोड़ा जाता है। इस शंट ओम मीटर में पूछा गया है कि ये जो परिवर्ती प्रतिरोध का प्रयोग किया जा रहा है उसका क्या उद्देश्य है। तो मीटर में जब हम अज्ञात प्रतिरोध को खुला रख के अनंत प्रतिरोध वाली कोई स्थिति का आकलन कर रहे होते हैं तो विभव स्रोत की धारा इस श्रेणी प्रतिरोध जो परिवर्तनशील है उससे होकर मीटर में प्रवाहित होती है और इन दोनों के प्रतिरोध
प्रतिरोध का संयुक्त मान विभव स्रोत के साथ पूर्ण पैमाने की विक्षेप की स्थिति प्रदर्शित करे और वो स्थितियां बैटरी के विभव में परिवर्तन होने पर इस परिवर्तनशील प्रतिरोध को बदल के हर स्थिति में पूर्ण पैमाना विक्षेप की स्थिति लाती रहे, उस समायोजन के लिए इसे परिवर्तनशील रखते हैं और इस प्रतिरोध के द्वारा हम धारा को पूर्ण पैमाने की विक्षेप धारा के स्तर पर सुरक्षित रखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ सी सही विकल्प बता रहा है कि शंट ओम मीटर में श्रेणी में लगा हुआ परिवर्ती प्रतिरोध का उद्देश्य धारा को सुरक्षित स्तर पर पूर्ण पैमाना विक्षेप स्थिति में समायोजन करने में है। अगर हमारा प्रश्न होता कि शंट ओम मीटर में ये जो स्विच है इसका क्या उद्देश्य है, तो ये स्विच जब इस मीटर का इस्तेमाल किसी प्रतिरोध मापन में नहीं किया जा रहा है तो खुला रखा जाता है ताकि बैटरी को अनावश्यक निरावेशन से बचाया जा सके। तो ये स्विच बैटरी को निरावेशन से बचाने के लिए लगाया जाता है। इन दिनों सभी प्रकार के मापक यंत्रों में, चाहे वो मूविंग कॉइल टाइप हो या मूविंग आयरन या डायनमोमीटर टाइप हो, यंत्रों में नियंत्रण बल आघूर्ण बनाने के लिए फास्फोर ब्रॉन्ज की सर्पिलाकार स्प्रिंग का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न है, स्प्रिंग नियंत्रण के साथ कार्य करने वाले इन मापक यंत्रों को उपयोग में लेते समय किस स्थिति में इस्तेमाल करना चाहिए? अगर ऐसे यंत्रों को जिनमें किलकित संरचना या टोटबेंड संरचना के साथ घूर्णन तंत्र है और नियंत्रण के लिए 2 स्पाइरल स्प्रिंग का इस्तेमाल किया है, तो अगर इनकी कोई स्थिति हम बदलते हैं तब भी स्प्रिंग के द्वारा बनने वाले नियंत्रण बल आघूर्ण की क्रिया विधि पर कोई असर नहीं आएगा। तो इस तरह के स्प्रिंग नियंत्रण वाले यंत्रों को हम किसी भी स्थिति में, एनी पोजीशन में इस्तेमाल कर सकते हैं। इन्हें शून्य विक्षेप की स्थिति में ऊर्ध्वाधर रखने के लिए, जैसा कि गुरुत्व नियंत्रण प्रणाली के लिए आवश्यक है, वैसे कोई प्रतिबंध नहीं है। स्प्रिंग नियंत्रण के कुछ अन्य लाभ भी हैं। जब हम एक पतली और बहुत लंबी सर्पिलाकार स्प्रिंग का इस्तेमाल करते हैं तो वो कम स्थान घेरते हुए भी नियंत्रण बल आघूर्ण को विक्षेप के लगभग समानुपाती बना देती है, और जब विक्षेपण बल आघूर्ण धारा के समानुपाती होता है तो चल कुंडली प्रकार के यंत्रों का पैमाना भी समरूप हो जाता है। हम इस तरह की स्प्रिंग से पैमाने का जो कोणीय अंतराल है वो काफी बड़ा, 300 से 330 डिग्री जितना बड़ा कर सकते हैं। स्प्रिंग की मदद से हम घूर्णन तंत्र अगर धारावाही है तो धारावाही कुंडली को लचीले धारा संपर्क भी स्प्रिंग से प्रदान कर सकते हैं। तो स्प्रिंग नियंत्रण वाले यंत्रों को हम इस्तेमाल के दौरान किसी भी स्थिति में इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं अगर यंत्र में नियंत्रण के लिए गुरुत्व नियंत्रण व्यवस्था का इस्तेमाल किया है तो संकेतक की पैमाने पे शून्य स्थिति की अवस्था में इस नियंत्रण बल आघूर्ण का ऊर्ध्वाधर स्थिति में होना अत्यंत आवश्यक है, अन्यथा नियंत्रण प्रणाली सही कार्य नहीं करेगी। गुरुत्व नियंत्रण में हम पैमाने को 90 डिग्री से अधिक परास का नहीं बना सकते और पैमाने में नियंत्रण का बल आघूर्ण साइन थीटा के समानुपाती होने से एक प्रकार की असमरूपता भी आ जाएगी, जिसमें पैमाना शुरू की स्थितियों में सिकुड़ा हुआ और बाद में फैला हुआ प्राप्त होगा। आज की लर्निंग वीडियो का आखिरी प्रश्न करते हैं। ये जो इस तरह के चल कुंडली मापक यंत्र हैं, इनमें स्थायी चुंबक के बीच में एक मृदु लोहे का, नरम लोहे का बेलनाकार आकृति का क्रोड क्यों उपयोग किया जाता है, ये पूछा गया है। तो ये जो मृदु लोहे की कोर का इस्तेमाल करते हैं, इसकी पारगम्यता अधिक होने के कारण हवा की बजाय लोह माध्यम में फ्लक्स का घनत्व बढ़ जाता है और हमारे कार्यकारी चुंबकीय क्षेत्र का मान अधिक हो जाता है। हम जब बेलनाकार आकृति लेते हैं तो ये चुंबकीय क्षेत्र को त्रिज्य बना देती है, और इस त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र में जब कुंडली को रखा जाता है और धारा वहन होती है तो कुंडली के फेरों पर लगने वाले बल स्पर्शजयी हो जाते हैं और बलों के बीच में लंब दूरी पूरी कुंडली की चौड़ाई हो जाती है। तो घूर्णन के दौरान इस त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र में बलों से उत्पन्न बल आघूर्ण का मान अधिकतम और विक्षेप के साथ अपरिवर्ती बिना के बराबर हो जाता है। ये विशेष बेलनाकार आकृति सभी जगह वायु अंतराल को एक समान रख के चुंबकीय प्रेरण के मान को भी समरूपता प्रदान करती है। तो हम कह सकते हैं कि मृदु लोहे की क्रोड से वर्किंग मैग्नेटिक फील्ड मजबूत, रेडियल, यूनिफॉर्म और क्षैतिज अवस्था में आ गया है। इससे हमारे विक्षेपण बल आघूर्ण को मजबूत करने में मदद मिली है। हमारे मापक यंत्र में अगर विक्षेपण बल आघूर्ण का मान अधिक हो जाएगा तो उसकी सुग्राहिता अधिक हो जाएगी। वो अब चल कुंडली में सूक्ष्म धारा को भी ज्यादा बेहतर तरीके से पहचान पाएगा। मृदु लोहे की क्रोड से हम इस वायु अंतराल में चुंबकीय फ्लक्स को यूनिफॉर्म, एक समान वितरण करने हेतु भी उपयोग में ले रहे हैं। तो यहाँ तीनों विकल्प सही विकल्प हैं, तो हमारी चॉइस हो जाएगी उपरोक्त सभी। उम्मीद है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की इस पहली लर्निंग वीडियो में जो 9 प्रश्न हमने समझाए हैं वो आपके लिए परीक्षा उपयोगी साबित होंगे। हम ये तो दावा नहीं करते कि यही प्रश्न परीक्षाओं में दोहराए जाएंगे, लेकिन ये विश्वास जरूर से करते हैं कि परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न इन्हीं के अनुरूप होंगे
इसी श्रृंखला की बी और सी लर्निंग वीडियो की मदद से आप मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के अन्य प्रश्न भी परीक्षा उपयोगी तरीके से समझ सकते हैं। हमारी दूसरी लर्निंग वीडियो भी आपकी सफलताओं में सहायक होगी। इन्हीं उम्मीदों के साथ फिर मिलते हैं एक नई लर्निंग वीडियो के साथ। अगर आपको हमारा ये लर्निंग वर्क पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा। धन्यवाद।